नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं बिहार के मशहूर वह जगह पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण यानी कि चंपारण में है। मैं सबसे पहले मैं चंपारण के ऊपर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि चंपारण आखिर नाम इस ज़िले का क्यों पड़ा। तो मैं बता दूं कि अभी हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं इस पेड़ का नाम है चंपा का फूल है। ये चंपा का फूल है और मैं यहाँ के लोगों के अनुसार हमने बात किया तो यह जानकारी मिली है कि पहले चंपा का फूल का एक जंगल रहा करता था जो कि दूर दूर तक फैला हुआ करता था, जिसके कारण बस इस ज़िले का नाम चंपारण पड़ा। और हम आगे लेके चलते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम जिस जगह पर अभी खड़े हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्मारक बनाई गई है जहाँ पर गांधी जी का स्मारक है। और इस जगह एक बार हम आपको चारों तरफ जगह दिखा देना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि जिधर भी हमारी हाथ जा रही है सब जगह यहाँ मैदान है और एक पुराना भवन भी है जो कि यहाँ पे आपको दिखाएंगे। इसके बारे में तमाम जानकारी देते हैं। हम बता दें कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का सरकार आई, केंद्र में आई, उसके बाद से जो स्मारक है या दर्शनीय स्थल टूरिस्ट पैलेस जिसे कहा जाता है उसके ऊपर विशेष ध्यान दी गई। मैं बताऊं कि सन 2018 में इसकी स्थापना की गई थी जहां पे सत्यमेव जयते यानी कि यहां पे एक स्मारक बनाई गई जहां पे गांधी जी का प्रतिमा और तमाम चीज़ों को लेकर यहीं पे सौंदर्यीकरण का एक दौर चला और जिसमें लोग आए। मैं बताऊँ कि यह जगह उस समय से संबंधित है जब आज़ादी से पूर्व यहाँ पे जिस तरीके से नील की खेती के लिए मशहूर हुआ करता है ये जगह। और ये कई तरह का जो नील की खेती से संबंधित कोठी रहा करता था। और कोठी का मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी, कोठी का मतलब यहाँ पहले जो राज करते थे, जो ज़मींदार हुआ करते थे, उस कोठी से नाम विख्यात था। लेकिन तेतरिया कोठी का एक इतिहास अपने आप में एक अद्भुत, एक महत्वपूर्ण इतिहास है। इतिहास यह है कि तेतरिया कोठी के आसपास में जो भी किसान खेती करते थे यहाँ पे एक तीन कठिया आंदोलन भी चंपारण का एक फेमस आंदोलन है जिसके तहत तीन कठिया एक प्रथा थी जिसे समाप्त की गई। मैं बता दूं कि तीन कठिया एक ऐसी प्रथा थी जिसमें किसानों को प्रत्येक 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठे खेत पर 3 कट्ठे जो यहाँ के जो ज़मींदार हुआ करते थे, जो कोठी मालिक हुआ करते थे, उन्हें लगान के रूप में, ऐसे लगान 15 तरह का लगान उस समय जबरन लगान लादी जाती थी किसानों के ऊपर और यहाँ पे जो आसपास के गरीब किसान हैं उसके ऊपर थोपा जाता था। लेकिन 3 कठिया एक ऐसे प्रथा थी, एक ऐसे लगान थी जो कि जबरन ली जाती थी। इसमें यह प्रावधान था कि चाहे आप जिस चीज़ का खेती करो लेकिन 1 बीघा में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अति अनिवार्यता है। और वो नील की खेती के लिए कोई लगान और कोई सुविधा सरकार के द्वारा या यहाँ पे जो रहते थे ज़मींदार कहिए या ये कहिए कि कोठी मालिक कहिए, उनको देना होता था। और ये बड़ी समस्या थी। जिस तरह से नील की मांग थी, देश और दुनिया में मांग थी, तो नील की खेती फल फूल रहा था। लेकिन जैसे ही जर्मनी से तरह तरह के केमिकल युक्त कलर आने लगा तो वैसे ही नील की खेती यहाँ पे कम होने लगा और वहाँ उसकी कीमत कम होने लगी, जिससे तंग आकर यहाँ के किसान ने कई प्रकार के आंदोलन करना चाहा लेकिन आंदोलन सफल नहीं हुआ। लेकिन सन 1908 ईस्वी से एक आंदोलन यहाँ के किसान 3 कठिया और आसपास के चंपारण के किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया गया और यह आंदोलन लगातार चलते रहा। इसी बीच में राजकुमार शुक्ल नामक एक यहाँ के जो किसान थे और बुद्धिजीवी थे, उनके द्वारा गांधी जी को न्योता दिया गया चंपारण आने के लिए। और वो चंपारण जैसे ही गांधी जी आए तो आने के पूर्व भी सूत्रों के अनुसार यह जानकारी दी जा रही है कि पूर्व भी इस जगहों का मुआयना किए थे। लेकिन जब 1917 में जब उनका आगमन हुआ चंपारण, तब उसी तरह का आंदोलन का एक जोड़ हवा निकला। और हवा इस तरह से हुआ कि यहाँ के जो थे सरकार, जो कि ब्रिटिश सरकार उस समय थी, ब्रिटिश सरकार ने भी कड़ा कदम उठाते हुए उस कोठी मालिकों के खिलाफ और यहाँ पे कर मुक्त किया गया, जिससे आज़ादी की लड़ाई में भी एक बहुत ज़ोर से हवा निकली और ये हवा धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैला और इसे
हम लोग तिनकठिया आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। मैं बता दूं जिस जगह पे है, यहाँ पे आपको हम इस तरफ आप दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप अभी भवन देख रहे हैं, यह भवन है। इस भवन का एक अजब का इतिहास है। मैं बताऊं कि इस तरह का ये भवन नहीं है। ये नील की जो खेती होती थी और नील के वहाँ से आते थे और छोटे छोटे मिल कई जगहों पे हुआ करता था। वहाँ से जो पेराई होकर नील आकर यहाँ पे एक टंकी हौदा हुआ करता था, वहाँ पे जमता था और जमने के बाद इसी कंपनी यानी कि इस कंपनी उस समय हुआ करता था में नील की गोटियाँ बनाई जाती थी और गोटी बनाकर विदेशों तक भेजा जाता था। मैं उस जगहों पर भी दिखाऊंगा, ले जाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आसपास के कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र पासवान। कहाँ से हैं? मिठनपुरा से। मतलब इसी आसपास के? जी जी। क्या मैंने जो इतिहास यहाँ की बता रहा है, क्या इसमें कुछ और भी है क्या? ना सही बात बता सही बात बता रहे हैं, है ना? जो जानकारी हमें पूर्व से मिली है वो सही है। जी सही बात बोल रहे। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने भी यहाँ की कहानी, यहाँ की सारी चीज़ों को देखा समझा है। तो यहाँ पे गांधी जी की स्मारक बनाई गई है और गांधी जी माना यह जा रहा है कि आसपास में यहाँ पे कुछ ऐसे जगह हैं। और एक वैसे जगह मैं बता दूं कि चंपारण के नाम से गांधी यात्रा या गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन या तरह तरह की आंदोलन की चर्चा होती है, लेकिन हम आज आपको वैसे जगह के बारे में स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा जहाँ से उन्होंने अपनी आंदोलन की शुरुआत की। तो चंपारण जिले के भितिहरवा नामक एक स्थान से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था और गांधी जी की उसी भितिहरवा नामक स्थान से ही उनकी शुरुआत की गई थी और दूर दूर तक के इनकी चर्चा हुई और यही आज़ादी की लड़ाई में मुख्य रूप से यहाँ पे लड़ी गई। और मैं बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ पे अभी आसपास में ये है, इस स्टेडियम का नाम फौजदार स्टेडियम है। मैं बताऊं कि इस स्टेडियम एक तरह से अभी खुला है, लेकिन इस स्टेडियम हाँ, तो इस जो भूमि अभी बता रहे थे आपको स्टेडियम, इस स्टेडियम का भूदाता फौजदार राय जी थे, उन्हीं के नाम पे फौजदार स्टेडियम नाम पड़ा। और हम अभी हमारे संजोग से उनके पुत्र हैं और उनके पुत्र के समधी भी आए हुए हैं। और मैं बता दूं कि आज इस पावन अवसर पे आए हैं, यहाँ पे एक भव्य मेला का भी आयोजन किया गया है। हम इन्हीं के जुबानी हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या है और क्या मामला। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राधा मोहन सिंह यादव। राधा मोहन सिंह यादव। सर ये बताएंगे कि मतलब यहाँ पर अंग्रेज के समय में क्या क्या था सर? ब्रिटिश काल में यह अंग्रेज़ों का कोठी था जी। जो सामने देख रहे हैं हाँ, वो उसका रेसिडेंस था। अच्छा, बंगला था। अच्छा, वो जो दिख रहा है सामने, तो आप देख रहे हैं कि जो दिख रहा है सामने वो बंगला था जो कि रहने वाला था, अंग्रेज के समय का था जी। और ये जो था हाँ, कि नील फैक्ट्री का फिनिश घर था। फिनिश घर जो पीछे यहाँ हाँ, अभी फाउंडेशन देखे होंगे, तो जरा सा हमें दिखा देने का कृपा करें। चलिए तो हम दिखाते हैं यहाँ पर जो आप नील फैक्ट्री है। तो सबसे पहले हम आप गार्जियन से कहेंगे कि नील फैक्ट्री एक बार दिखा दें पहले सर, नील फैक्ट्री। और ये नील फैक्ट्री का फिनिश घर है जहाँ पे नील का जो गोटियाँ बना करता था। मैं बता दूं कि ये गोटी बाहर से आकर, हौदा से आकर यहाँ पे ही गोटी बना करता था। वो जो देख रहे हैं हाँ, वो जो देख रहे हैं दो ठो हाँ जी, उसमें ट्राम गाड़ी जैसा, जैसे रेलवे का जो एथी होता है हाँ, अरे मालगाड़ी हाँ, हाँ, उसी तरह का छोटा इसमें घुसता था, उधर से लोड होकर के आता था जी, जो इसमें उतरता था और इसमें गोटी बनता था, फिनिश होता था जी। और बन करके फिर उसी पर लाद करके ये जो मुंह देख रहे हैं हाँ, इससे बाहर निकलता था। अच्छा, यानी कि उधर से एंट्री करता था, इधर से एग्जिट हो जाता। उस समय रेलवे लाइन भी हुआ करता था हाँ, इसमें छोटा जी, जो आज भी आप पटना चिड़ियाखाना में देखते हैं रेलवे हाँ, हाँ, उस तरह का रेलवे था हाँ, और उसका मालगाड़ी के जैसा बोगी था, खुला टेलर जैसे जी, जी, जिस पर उधर से लाद करके हाँ, लोड करके आता था। इसमें फिनिश होकर गोटी बन करके बाहर निकलता था। अच्छा, जहाँ जो टंकी उनकी है वो किधर है?
पीछे है। हाँ जी, चलिए तो हम वहाँ पर भी ले चलेंगे जहाँ पे ये नील फैक्ट्री को, जैसे नील आकर जो है उसका रस कहिए चाहे जो लिक्विड टाइप का जो होता था वो यहाँ पर टंकी में स्टोर होता था। उसके बारे 1914 में बना है। तो हम जहाँ पे जिस जगह पे खड़े हैं यहीं पे नील के लिए, नील निर्माण के लिए यहाँ पे मशीन हुआ करता था। हम तमाम चीज़ों की जानकारी लेते हैं। हाँ सर, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ क्या था? यहाँ पर ये जो फाउंडेशन है, हाँ यह नील फैक्ट्री का जो मशीन था जी, जिसमें ऑन जगह से भी और यहाँ भी पिरैया होता था और दूसरे जगह से भी पिरैया होकर आता था, जो सीधे चेका कहिए ढेपा कहिए जी, चेकी बन करके आता था। और ये नील फैक्ट्री का हाँ कहाँ हौज था। ये हौज था। हौज था, अच्छा, जो अभी मिट्टी से हाँ मिट्टी से ढक गया है। आज भी साफ करा देने पर जो है कि वो सीमेंटेड एकदम ढाला हुआ है। नीचे जो हौदा था, हाँ। यानी जो बाहर से जो नील आते थे इसमें इसमें हौदे में रखा जाता था। रखा नहीं जाता था, इसमें उसको जमाया जाता था। मशीन में रिफाइन करके उसको उसमें गिराया जाता था और उसमें जमता था। और हाई घर फाउंडेशन सब जो देख रहे हैं जी, ये यहाँ से वहाँ तक रूम था। उस रूम में स्टोर होता था, वहाँ से गाड़ी पर लोड होता था जी। और वो फिनिश घर जो ये है, हाँ उस फिनिश घर में जा कर के गोटी बनकर फिनिश हो करके बाहर निकलता था। जो इधर है सब जो फाउंडेशन है इस सब में आ जाता था जी। और यहाँ से अंग्रेजों ने उसको बिलायत कहिए, लंदन कहिए, जहाँ भेजना पड़ता था वहाँ वो लोग उनका व्यापार जहाँ था वहाँ भेजते थे। तो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जिस जगह पे हम अभी हैं, इस जगह का एक पुराना इतिहास है जहाँ पे अंग्रेज़ों ने काफ़ी बर्बरतापूर्वक यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ अपनी दुर्व्यवहार किया था, जिसके लिए यहाँ पे तीन कठिया आंदोलन तक का भी हुआ। और इसी कड़ी में मैं बता दूं कि यहाँ पे नील की खेती कर जो किसान से जबरन या वह स्वेच्छापूर्वक जो बेचते थे वो यहाँ पे जमाया जाता था, बनाया जाता था और स्टोर किया के और गोटी बना कर यहाँ देश विदेशों में भेजा जाता था। यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे जो भी है काफ़ी पुराना और इस तरह की जो स्थल है ये आज इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं से दबता हुआ दिखता है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि लोग जानकर भी अनजान बनते हैं। मैं बताऊं कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई तब से उस तरह की धरोहर को विशेष रूपेण से तरजीह दी गई। और हाँ, जन मोर्चा का सरकार जब केंद्र में स्थापित हुआ तो उसने गांधी जी के लिखे हुए पुस्तक को अनुवाद कराने के लिए दिया। उसके बाद देवगौड़ा जी हट गए, देवगौड़ा जी के बाद गुजराल जी हुए, वो हट गए। उसके बाद नरसिम्हा राव आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने कुछ इस पर काम किया। उसके बाद जब मोदी जी हुए तो अनुवाद किया हुआ जो पूर्व के सरकारों का डायरी था उसके मुताबिक उन्होंने संपूर्ण चंपारण, एकीकृत चंपारण यानी बगहा से लेकर के बालाकोठी तक जहाँ जहाँ गांधी जी अनियोन माने गुमनाम 1899 में घूमे थे वहाँ वहाँ उनका स्टैचू बना है। और यहाँ इस चंपारण में चंपा के फूल का आभरण था जिसका एक उदाहरण हमारे पास अभी बचा हुआ है। एक पेड़ है चंपारण का जिसके नाम पर मोतिहारी जिला का नाम चंपारण जिला पड़ा। हमारे यह तितरिया कोठी हमारे पिता स्वर्गीय फौजदार राय की कर्मभूमि है और उन्हीं के द्वारा ये सब अर्जित किया गया है।
उनके मरणोपरांत 8/7/1985 को उनका देहांत हो गया। जी। उस समय बच्चे लोग आते थे, आई कपिल जी, ये कौन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर जी, ये लोग खेलते थे। तो उस समय तो उतना विकसित था नहीं, न ये मोबाइल था, न टीवी था, रेडियो में लोग सुना करते थे। कोई बच्चा इधर उधर कहीं गया देखा तो वो आ करके खेला करता था। तो इसका 87-88 में जी। लड़का सा जो है कि मांग किया कि चाचा बाबा इतना छोड़ दीजिए, इतना बड़ा प्लॉट है, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, अब बाबा के नाम पर इसका नाम रखेंगे फौजदार स्टेडियम। अभी इसमें बहुत बच्चे लोग अभी भी माने हम लोगों के उम्र का हो गए हैं जो अब खेल नहीं सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करते हैं। हाँ, लेकिन अब का तो और कल्चर बदल गया है। अब तो दिन भर देखिए अभी भी खेल रहा है लड़का सा, क्रिकेट खेल रहा है। यानी खेल मैदान में हो गया। तो पिताजी के नाम पर हमने छोड़ दिया। आज भी उसी तरह है, इस पे कोई यानी कि आपके जो पिताजी के द्वारा दी गई ये सब भूमि जो है उस पे आज भी लोग खेल उपयोग करते हैं, है ना? वो दिए नहीं थे, है ना? वो नहीं दिए थे। उनके समय में इस पर खेती होता था जी। और जब खना जाता था, इसमें मुख्य खेती यहाँ था मकई, लहर, हाँ हाँ और अलुआ होता था। जी। अभी जो आप पहलवानी करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, हाँ। उस चकला में जब अलुआ होता था तो इस चकला में मकई गेहूँ, मकई और लहर होता था। जी। इधर जब अलुआ होता था तो उधर रहर मका होता था। 12 महीना की खेती होती थी। हाँ, तो जब ये फसल कट जाता था तो ये फील्ड जैसा हो जाता था। तो लड़का उस समय पहलवानी भी करते थे लोग, क्रिकेट भी खेलते थे, चित कबड्डी लोग खेलता था। लेकिन आज के ज़माने में जब हमारे पिताजी मर गए तो लड़का सब जो है कि हमसे कहा, इसको घेरा और कहा कि हमको खेलने के लिए इतना दे दीजिए, आपको बहुत बड़ा प्लॉट है। हमने बच्चों को मनोकामना को समझे और हमने दे दिया कि ठीक है खेलो। तब से इस पर हर साल प्रतिवर्ष जिला स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय, जिला का भी खेल प्रतियोगिता T20 होता है। और हमारे पुत्र थे रणविजय कुमार सिंह यादव, जिनका स्टैचू वहाँ लगा हुआ है। उनके मरणोपरांत उन्हीं के नाम पर यहाँ घोड़ा का रेस भी होता है। घोड़ा रेस, क्रिकेट का इस साल से शुरू हो जाएगा और कुश्ती भी इस साल से शुरू कराए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज भी अपने पूर्वजों को, अपने धरोहर की नाम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग लगे होते हैं, तो कुछ लोग अपनी धरोहर को, नाम को डुबाने में लगे हैं। लेकिन इसी तरीके से जिस तरीके से दामोदर राधा मोहन सिंह यादव जी के द्वारा जो सुनी गई, उन्होंने जिस तरीके से उनके पिताजी इस भूमि को दिए थे, ऐसे ही खेलने के लिए आज प्रत्यक्ष रूप में ये स्वयं दे दिए हैं। और उनके पुत्र के नाम से भी कई तरह का आयोजन होते रहता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक का, तब तक एक झलक दिखाते हैं आपको।